सो हेलो एवरीवन। न्यूरोलॉजी डिस्कशन में अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सीजर्स। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सीजर्स। विल एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीजर्स, सीमियोलॉजी एंड एपिलेप्सी, है ना। या ये वर्ड्स जो हैं हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, क्या ये सेम है? तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड सीजर? सीजर का मतलब होता है पैरोक्सिमल events of abnormal signs and symptoms, okay, due to abnormal excessive hypersynchronous discharge from the neurons। मतलब क्या होगा इसका कि हमारे पास कुछ एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं विच आर नॉट नॉर्मल, और एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स को हम लोग सेमियोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और वो रेपिटेटिव फॉर्मेट में आ रहे हैं, है ना। और ये क्यों आ रहे हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव हाइपरसिंक्रोनस, बहुत ज़्यादा नॉन ऑर्गेनाइज्ड डिस्चार्जेस जो कि हमारी न्यूरॉन से हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हमारी जो ब्रेन होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्मेट में रिलीज होते हैं। मतलब कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एंड देयर इज अ डेफिनेट बैलेंस बिटवीन देम। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये डिपोलराइजेशन कराने के लिए सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराते हैं। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब गाबा, जो कि क्लोराइड का इन्फ्लक्स कराएगा। अब सीजर्स में हो क्या रहा है? मैंने बोला कि जो डिस्चार्जेस है न्यूरॉन से जो हो रहे हैं, एक्साइटेटरी वाले डिस्चार्जेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, है ना, और इनिबिटरी वाले डिस्चार्जेस जो हैं वो कम हो चुके हैं, जिसके कारण एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो जेनरेट हो रही हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीजर्स। अब अगला वर्ड एक जो आता है उसका मतलब होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी का मतलब होता है अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक्ड यानी कोई प्रोवोकिंग फैक्टर नहीं है, उसके बावजूद सीजर्स आ रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स आ रहे हैं जो कि 24 घंटे आवर्स सेपरेटेड है, मतलब एक सीजर का एपिसोड मान लीजिए आप अभी आया है और अगले सीजर का एपिसोड 24 आवर्स लेटर आया है, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स नेक्स्ट सीजर का एपिसोड आया है, 24 आवर्स सेपरेटेड हैं ये 2 सीजर्स के एपिसोड। इनके एटियोलॉजी मेरे को नहीं पता है और ये अनप्रोवोक्ड सीजर्स हैं। इस चीज़ को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। सो एपिलेप्सी मीन्स देयर आर 2 or more unprovoked seizures separated 24 hours apart without the identifiable cause. Okay? अब कुछ और वर्ड्स होते हैं हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टोनिक, एटोनिक। व्हाट इज दिस? एक्चुअली में दीज आर वर्ड्स फॉर आई शुड रादर से हाइपरसिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी। अब क्या डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है? सारे वर्ड्स 2 एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए, अगर मैं मायोक्लोनस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फास्टेस्ट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, MCTA ऐसे याद कर लो आप इसको। मायोक्लोनिक सीजर्स में या मायोक्लोनस का मतलब फास्टेस्ट न्यूरोनल एक्टिविटी है। क्लोनिक में थोड़ी कम, टोनिक में उससे कम, और एटोनिक में सबसे कम न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो हो जाती है। सो दिस इज अगेन अ बेसिक थिंग। सो व्हाट यू शुड नो, द डेफिनेशन ऑफ सीजर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी एंड द पैथोजेनेसिस। नाउ देयर इज वन मोर सीजर कॉल्ड एज सीडो सीजर्स। अब ये जो सीडो सीजर्स होते हैं ये अडोलसेंट पीपल में अपन को देखने को मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, देखो सीजर्स में बहुत ज़्यादा न्यूरोनल एक्टिविटी हो रही है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कभी डिफ्रेंशिएट करना है, लेट अस अज्यूम दैट आई एम हैविंग 2 इंडिविजुअल्स, राइट, इंडिविजुअल A एंड इंडिविजुअल B, एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग सीजर्स, बट मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि ट्रू सीजर्स किस में देखने को मिल रहे हैं और सीडो सीजर्स किस में देखने को मिल रहे हैं। सो आई डू नथिंग। क्या होता है? प्यूपिलरी डायलिटेशन हो जाता है सीजर्स में। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको टॉर्च लाइट को फ्लैश करना है इन दोनों इंडिविजुअल की आंखों में। जो ट्रू सीजर्स वाला पेशेंट होगा, आप कितना भी टॉर्च उसकी लाइट में फ्लैश करो, है ना, कितना भी टॉर्च आप उसकी आंखों में फ्लैश आप डालो टॉर्च का, बट डायलिटेशन वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। जबकि अगर मैं सीडो सीजर्स की बात करूँ तो क्योंकि लो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है तो डायलिटेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सीडो सीजर्स के बारे में। इसमें एक्सियल मूवमेंट ज़्यादा होती है ना, सो एक्सियल थ्रस्ट मूवमेंट ज़्यादा होती हैं। So that is what you need to know. So we have done the 2 headings, the seizures, the epilepsy and the pseudo seizures. Now we are on to the next heading, that is known as classification of seizures. This is very important, ठीक है। एंड ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी का क्लासिफिकेशन है, ILAE 2017 में जो दिया गया था।
तो अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल आ रहा है, ठीक है, आप हिस्ट्री लेते हो और अक्सर पेरेंट्स या पेशेंट आपको ये बोलेगा कि झटके आ रहे हैं, है ना, यूजुअली यही प्रेजेंटेशन होता है कि बॉडी पूरी अकड़ गई और झटके आने लगे. सो हाउ डू वी एक्चुअली प्रोसीड इन अ केस ऑफ सीजर? सबसे पहले आपको ये पूछना है पेशेंट से कि जो सीजर था वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा था या पूरी की पूरी बॉडी को वो सीजर इन्वॉल्व कर रहा था. ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस द सीजर कुड बी फोकल सीजर और इट कुड बी जनरलाइज सीजर. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. अब अगर मैं फोकल सीजर की बात करूँ, लेट अस अज्यूम दैट पेरेंट्स ने बोल दिया कि उसके हाथ और वन साइड के लिम्ब में मेरे को कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी दिख रही थी. ठीक है, अब आपको ये पूछना है कि क्या पेशेंट में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी. हम फोकल सीजर और जनरलाइज सीजर इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में सीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं. अननोन इटियोलॉजी भी होती है. फोकल सीजर की बात करूँ तो मुझे ये देखना है कि कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है. अब मान लो अगर हम फोकल सीजर्स की बात कर रहे हैं और कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, पेशेंट को कॉन्शियसनेस, पेशेंट वॉज कॉन्शियस, है ना, पेशेंट वॉज कॉन्शियस, उसको पता था कि चीज़ें क्या है ना, तो मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है. दैट मीन्स पेशेंट वॉज अलर्ट, पेशेंट वॉज अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग विथ हिम. दिस इज नोन एज सिंपल फोकल सीजर या सिंपल पार्शियल सीजर. फोकल सीजर को हम लोग पार्शियल सीजर भी बोलते हैं. समझ में आया? तो सिंपल फोकल सीजर में या सिंपल पार्शियल सीजर वो सीजर होता है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर वो सीजर होता है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस नहीं प्रेजेंट होती या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है. बहुत सिंपल. तो हमने सीजर का क्लासिफिकेशन करने में फोकल में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब सभी सीजर्स को हम लोग मोटर नॉन मोटर इस तरीके से डिवाइड करते हैं. दैट इज़ द जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन कि हम इसको मोटर और नॉन मोटर में क्लासीफाई कर रहे हैं. ठीक है, अब कैसे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं अपन? अगर मैं बात करूं मोटर की तो सभी में हमने मोटर और नॉन मोटर में इसको डिवाइड कर लिया है. अच्छा, पहले एक और देख लेते हैं. अब मान लीजिए पेरेंट्स ने बोला कि पेशेंट की पूरी बॉडी अकड़ गई, जनरली इसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर, और इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो प्रेजेंट होती है. मतलब पेशेंट कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है. अगेन ये जो जनरलाइज सीजर होते हैं इनको हमने मोटर और नॉन मोटर में डिवाइड किया है. वही मैंने बोला, हर चीज़ मोटर और नॉन मोटर में डिवाइडेड है. अब अगेन आई एम नाउ कमिंग टू द फोकल सीजर. फोकल सीजर में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सीजर्स की बात कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज कर चुका होता है. ये मोटर और नॉन मोटर 2 कैटेगरी में होते हैं. मोटर में हमें ऑटोमेटिज्म्स देखने को मिलते हैं और नॉन मोटर सिम्टम्स में एएनएस सिम्टम्स, बिहेवियरल डिसअरेंजमेंट्स, कॉग्निटिव इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज एंड सेंसरी इश्यूज. कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो. देखो, मोटर इश्यूज मतलब समथिंग रिलेटेड टू द मोटर एक्टिविटीज, है ना. तो मोटर अपन को देखने को मिल सकता है जैसे टोनिसिटी, क्लोनिसिटी, ठीक है, एटोनिया, एनीथिंग रिलेटेड टू द मोटर एक्टिविटी. नॉन मोटर की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या अपन को मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं. अगर कोई चीज़ नॉन मोटर है ना, या मोटर नहीं है, तो डेफिनेटली इट वुड बी सेंसरी. तो सेंसरी सिम्टम्स मिल सकते हैं हमें, कॉग्निटिव इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं. समझ में आया? अब अगर मैं बात करूँ सिंपल सीजर की तो अगेन इट कुड बी मोटर एंड नॉन मोटर. अब देखो, इसमें मोटर में इन्होंने बहुत सारे टाइप्स बता दिए सिंपल सीजर में, जैसे टोनिक, क्लोनिक, एटोनिक, मायोक्लोनिक, हाइपरकाइनेटिक एंड एपिलेप्टिक स्पैज्म. ठीक है, एटलीस्ट कुछ याद रखें, टोनिक, एटोनिक, मायोक्लोनिक. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स जो मैंने ऊपर बताया था, है ना, इंटेंसिटी ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी के बेसिस में. जनरलाइज सीजर्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है. नंबर 1 मोटर एंड नॉन मोटर. हर जगह हमने मोटर और नॉन मोटर में डिवाइड किया है. जो जनरलाइज सीजर में मोटर वाला होता है उसी को बोलते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हो. पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि पूरी की पूरी बॉडी अकड़ गई थी, कॉन्शियसनेस लॉस हो गई थी, है ना, और मोटर सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे टोनिक क्लोनिक सीजर होता है, क्लोनिक सीजर होता है, टोनिक सीजर होता है, मायोक्लोनिक सीजर होता है और एटोनिक सीजर होता है. इसको बोलते हैं GTCS. बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे अभी इसके बारे में. और एक होता है नॉन मोटर. नॉन मोटर यानी पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी, कॉन्शियसनेस लॉस थी, है ना. पर अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक और चीज़. इस सीजर को, जो नॉन मोटर वाला कंपोनेंट होता है जनरलाइज में, उसी को एब्सेंट सीजर बोलते हैं. उसी को हम लोग पेटेट माल बोलते हैं. और ये 2 टाइप का होता है. एब्सेंट सीजर 2 टाइप का होता है, एक टिपिकल और एक एटिपिकल. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो. तो फोकल और जनरलाइज इन 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा. फोकल का मतलब जनरली ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ ब्रेन के कारण होता है. ठीक है, एक
मतलब लिमिटेड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से ओरिजिनेट होता है फोकल सीजर, है ना, एक जगह से ओरिजिनेट होता है फिर पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है। जबकि जनरलाइज सीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है केवल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, है ना, कोई सेल्यूलर लेवल पे एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, बायोकेमिकल लेवल पे एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, और जनरलाइज सीजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी वाइडर होता है। Are you getting what I'm saying? So we have seen the classification of the seizures and we have seen the definition of the seizures. अब हमें जनरलाइज सीजर्स को डेफिनेट सेंस में डिटेल में पढ़ना है और हमें फोकल सीजर्स को डिटेल में पढ़ना है। सो लेट मी स्टार्ट विद द जनरलाइज सीजर। तो सबसे पहले हम जनरलाइज सीजर्स की बात करेंगे। देखिए, जनरलाइज सीजर्स जो होते हैं ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से साइमल्टेनियसली ओरिजिनेट होते हैं। अभी मैंने बताया जनरलाइज सीजर्स, अगेन हम हर सीजर को किस में बांट रहे हैं, मैंने आपको बार बार बोला है मोटर एंड नॉन मोटर। अब इसमें जो मोटर वाला है उसी को जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर बोल देते हैं और जो नॉन मोटर वाला है उसी को हम लोग एब्सेंट सीजर बोल देते हैं। तो पहले हम लोग नॉन मोटर वाला कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। तो जनरलाइज सीजर में हम लोग पहले नॉन मोटर वाला पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग एब्सेंट सीजर बोलते हैं, जो कि दो टाइप का हो सकता है, इधर इट कुड बी टिपिकल और एटिपिकल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर में मैंने आपको बता दिया है कि पूरी बॉडी में ये मैनिफेस्टेशन मिलेगी और कॉन्शियसनेस लॉस होगा। तो नॉन मोटर वाला पहले पढ़ रहे हैं, इसको एब्सेंट सीजर बोलते हैं या पेटेट माल सीजर्स बोलते हैं। यू कैन गेट अ सेपरेट नोट ऑन इट, ठीक है। अब मैंने बोला ये दो टाइप के होते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल वाले को बोलते हैं, टिपिकल वाले का पूरा नाम है टिपिकल चाइल्डहुड एब्सेंट सीजर्स, और एटिपिकल वाले का नाम है एटिपिकल जुवेनाइल एब्सेंट सीजर्स। तो टिपिकल चाइल्डहुड एब्सेंट सीजर्स टिपिकल चाइल्डहुड है और एटिपिकल जुवेनाइल है। तो हम लोग एब्सेंट सीजर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया जनरलाइज होता है, नॉन मोटर होता है और ये एपिलेप्टिफॉर्म सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। ऊपर तुमने पढ़ा है एपिलेप्सी क्या होती है, ठीक है, एंड सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ दूसरी मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलेगी, ना केवल सीजर, ठीक है। तो हम एब्सेंट सीजर की बात कर रहे हैं, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। एब्सेंट सीजर का जो पेशेंट होता है बहुत ब्रीफ एपिसोड होता है, कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी वापस आ जाती है और बायलेटरल मोटर साइंस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड देखने को मिलेगी, चुइंग मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, है ना। तो पेशेंट वुड स्टार्ट टू ब्लिंक हिज आईज वेरी क्विकली, है ना। चुइंग मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, ठीक है, और बहुत ब्रीफ एपिसोड होंगे और कॉन्शियसनेस को बहुत जल्दी गेन कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो एब्सेंट सीजर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक टिपिकल और एक मैंने आपको बताया कि ये एटिपिकल जुवेनाइल हो सकते हैं। तो टिपिकल चाइल्डहुड होता है, छोटे बच्चों में होता है, 4 से 10 साल के बच्चों में होता है, बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और ये जेनेटिकली एसोसिएटेड होता है, मतलब इट इज़ एसोसिएटेड विद द जेनेटिक्स, ठीक है। क्या होता है एब्सेंट सीजर में, यूजुअली सडन ब्रीफ लैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, पॉस्चर बिल्कुल कंट्रोल होगा इस बच्चे का, द चाइल्ड वुड नॉट लूज हिज पॉस्चर, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होता। देखो क्या होता है, जैसे माइग्रेन में आप फेजेस पढ़ते हो ना कि एक मेन कोर्स होता है, एक पहले वाला फेज होता है उसको ऑरा बोलते हैं और एक पोस्ट इक्टल फेज होता है। पोस्ट इक्टल फेज यानी सीजर के आने के बाद क्या देखने को मिल रहा है अपन को, तो नॉर्मली लिथार्जी हो जाता है, पेशेंट एकदम थका हुआ सा होता है, पर यहाँ पे जो टिपिकल चाइल्डहुड एब्सेंट सीजर है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस बच्चे का IQ बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो क्या देखने को मिलता है, अब बस एक ऐसा बच्चा इमेजिन करो, 4 से 10 साल का बच्चा है जो क्लास में बैठा हुआ है ना, वो एब्सेंट माइंडेड है, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द टीचर इज टॉकिंग टू हिम, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, ही इज ऑन टू हिमसेल्फ, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग होगी, एब्सेंट माइंडेड होगा, लॉस ऑफ फोकस, ही वोंट बी एबल टू फोकस, है ना। और हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल द टीचर इज आस्किंग समथिंग कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसे पढ़ाया गया क्लास में, तो वो क्या करेगा, ही वुड पॉज, ही वुड स्टेयर द टीचर, है ना। यूजुअली ये कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। और क्या हो सकता है, ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मतलब खुद से जनरेट की हुई कुछ एक्टिविटीज लाइक लिप स्मैकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, आई मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो सीजर होता है टिपिकल चाइल्डहुड एब्सेंट सीजर, ये हाइपर वेंटिलेशन से एग्रावेट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर तुम इन्वेस्टिगेशन कराओगे, यूजुअली 2 टाइप की इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है, या तो MRI या तो EEG। नॉर्मली EEG करानी होती है। इसमें हमें देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है, तो 3 हर्ट्ज की हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलेंगी, स्पाइक एंड वेव पैटर्न इस छोटे बच्चे में। और MRI बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, है ना। जनरली नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चरल कॉज ही एसोसिएटेड हो। ट्रीटमेंट के लिए तुमको एंटी एपिलेप्टिक देना होगा जब तक ये बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता, और वालपोरेट यूजुअली यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। फिर एक एटिपिकल वाला होता है, अब ये थोड़े बड़े बच्चों में हो रहा है, जुवेनाइल, है ना, 9 to 13 ईयर्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 to 10 ईयर्स, अब ये 9 to 13 ईयर्स होता है। इसमें क्या होता है, एटिपिकल जुवेनाइल एब्सेंट सीजर में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है,
लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। मैंने बताया ना वहाँ पे बहुत ब्रीफ कोर्स होता है, यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय के लिए बच्चा जो है अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर देता है। वहाँ पे मैंने बताया था पॉस्चर मेंटेन्ड होता है, यहाँ पे पॉस्चर लूज हो जाता है और यूजुअली ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के साथ एसोसिएटेड होता है। बहुत डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, बहुत लॉन्ग कोर्स का सीजर होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब ईईजी में क्या देखने को मिलेगा हमें, एसिमेट्रिकल स्लो स्पाइक एंड वेव पैटर्न, वहाँ पे 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिला था। एबनॉर्मल इंटररेशियल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, मतलब स्पाइक एंड वेव पैटर्न तो मिलेगा, बैकग्राउंड वुड बी वेरी केओटिक, है ना, बैकग्राउंड वुड बी वेरी केओटिक, आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। शो यू द इमेजेस लेटर ऑन, है ना, इसी स्लाइड में हमने रखी है इमेजेस। और ये जो ट्रीटमेंट है, मतलब इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा बुरा है जुवेनाइल वाले का, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट वाल्पोरेट से तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कौन सा पढ़ लिया, देखो जनरलाइज सीजर्स में हमने कौन सा पढ़ लिया, जनरलाइज सीजर्स में हमने नॉन मोटर वाला पढ़ लिया। अब क्या बचा, मोटर वाला, जिसको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। तो अब हम लोग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की बात करूँ, ठीक है, जिसको ग्रैंड माल सीजर्स बोलते हैं, एब्सेंट सीजर्स को पैटेट माल सीजर्स बोलते हैं और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स को ग्रैंड माल सीजर्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें कोई ऑरा नहीं प्रेजेंट होता, कोई वार्निंग नहीं प्रेजेंट होती। मैंने बोला ना सीजर के पहले का एक एपिसोड होता है, उसको ऑरा बोलते हैं। यहाँ पे कोई वार्निंग साइन नहीं प्रेजेंट होती, एकदम एब्रप्टली शुरू होता है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुमने टोनिक अलग बोला था, क्लोनिक अलग बोला है, एंड स्टिल यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स टुगेदर ओवर हियर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक फेज आता है टोनिक फेज, जिसमें क्या होता है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के पूरी बॉडी में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, प्यूपिल का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। और फिर एक फेज आता है जिसमें हमको क्लोनिक फेज देखने को मिलता है 10 से 20 सेकंड के बाद। तो टोनिक क्लोनिक सीजर्स में पहले टोनिक फेज मिलता है, फिर क्लोनिक फेज मिलता है, जिसमें सुपर इम्पोज रिलैक्सेशन होता है, धीरे धीरे मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं। और देखो मैंने पहले बताया था एब्सेंट सीजर में कोई पोस्ट इक्टल फेज नहीं होता, है ना, यहाँ पे पोस्ट इक्टल फेज होता है। पेशेंट सीजर खत्म हो गए, पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी, पेशेंट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, सीजर्स के एपिसोड खत्म हो गए, स्टिल द पेशेंट इज नॉन रेस्पॉन्सिव, मस्कुलर फ्लैसिडिटी है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, ब्लैडर एंड बावेल इश्यूज हो रहे हैं, है ना, और थोड़े समय बाद वो कॉन्शियसनेस को गेन करता है। कुछ घंटे भी लग सकते हैं इस एपिसोड में, कुछ मिनट भी लग सकते हैं। अगर ईईजी करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, हाई एम्पलीट्यूड पॉलीस्पाइक डिस्चार्जेस देखने को मिलेगा टोनिक फेज में, और क्लोनिक फेज में स्लो वेव्स देखने को मिलेंगी, है ना, इसीलिए बोलते हैं स्पाइक एंड वेव। स्पाइक किसके कारण मिल रही है हमको, टोनिक फेज के कारण, और वेव स्लो वेव्स किसके कारण मिल रही है, क्लोनिक फेज के कारण, और यहाँ पे दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। तो हम जनरलाइज सीजर्स की बात कर रहे हैं और हमने टोनिक क्लोनिक सीजर्स की बात कर ली। अब क्या बचता है, देखो इसी के वेरिएंट्स हो सकते हैं, केवल क्लोनिक वाला एपिसोड आए या केवल टोनिक वाला एपिसोड आए। फिर दो बचते हैं इसमें, मायोक्लोनिक सीजर और एटोनिक सीजर। तो मायोक्लोनिक सीजर क्या होते हैं और एटोनिक सीजर क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मायोक्लोनिक सीजर की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, सडन ब्रीफ जर्की मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इन्वॉल्व्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी और एंटायर बॉडी। बहुत ब्रीफ एपिसोड्स होते हैं, झटकेदार मसल के कंट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, मायोक्लोनस मसल से एसोसिएटेड है, और इसमें हमें पढ़ना होता है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। अब देखो जुवेनाइल लिख ही दिया है, तो मतलब ये किस में देखने को मिल रहा है, एडोलसेंट पीपल में देखने को मिल रहा है ना। यूजुअली 6 to 25 ईयर्स इसकी एज प्रेजेंटेशन होती है। जेएमई हमें फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल्स। बहुत क्लासिकल हिस्ट्री होगी जेएमई की स्लीप डिप्रीवेशन की, है ना। उठने के साथ सीजर्स आते हैं, वो ये लिखेगा बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, एंड व्हेन ही इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग ही इज एक्सपीरियंसिंग द एपिसोड्स ऑफ सीजर्स। तो इट इज एसोसिएटेड विद स्लीप डेप्रीवेशंस फ्रीक्वेंट इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, सडन ब्रीफ शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल के, है ना। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल होगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब में आईक्यू नॉर्मल था, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए लाइफ लॉन्ग वाल्पोरेट की ट्रीटमेंट देना पड़ा था। तो पहला वाला जो हमने पढ़ा था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड एब्सेंट सीजर बोल रहे थे, उसमें आपको केवल 13 साल तक वाल्पोरेट देना था। बाकी सबके प्रोग्नोसिस बुरे हैं, आपको लाइफ लॉन्ग वाल्पोरेट की ट्रीटमेंट देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरे ड्रग्स ऑफ एपिलेप्सी अलग से पढ़ाऊंगी, स्टेटस एपिलेप्टिकस में आपको अलग से पढ़ाऊंगी। उसमें हम डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे एपिलेप्सी में यूज़ होने वाली ड्रग्स का। अब आते हैं एटोनिक सीजर पे। ये भी एक प्रकार का जनरलाइज सीजर है। इसमें क्या होता है, एटोनिया, है ना, मतलब पूरा लॉस हो गया आपकी मसल टोन का। बहुत ब्रीफ एपिसोड होते हैं 1 to 2 सेकेंड के, और कॉन्शियसनेस इज ब्रीफली इम्पेयर्ड फॉर 1 to 2 सेकेंड्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में ही होता है, ठीक है। कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होता है, और ये जो है लेनॉक्स गैस्ट्रॉक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है।
तो एटोनिक सीजर जो है लेनॉक्स गैस्ट्रॉफ सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखो ट्रायड होता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब पहली बार मैंने ये बोला कि कुछ मेंटल एबनॉर्मेलिटी बच्चे में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लेनॉक्स गैस्ट्रॉफ सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन होता है, पैरोक्सिसोमल फास्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और मल्टीपल सीजर टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये ट्रायड मिलता है, मतलब कोई एक सीजर बस प्रेजेंट नहीं होगा, हो सकता है इसमें जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर भी हो, एब्सेंट सीजर्स भी हो। सो देयर आर मल्टीपल सीजर एंड दीज आर रिफ्रैक्टरी, दैट मीन्स दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट, ठीक है। EEG में हमको स्लो स्पाइक्स और वेव पैटर्न लेस देन 3 हर्ट्ज के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो है फोकल सीजर्स। तो जनरलाइज सीजर्स के हमने आपको 2 टाइप्स बताए थे, अगर आपको याद हो। जनरलाइज सीजर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो सकता है मोटर में, और नॉन मोटर में एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में हमने पढ़ा था टिपिकल और एटिपिकल, और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में टोनिक क्लोनिक सीजर पढ़े, मायोक्लोनिक सीजर पढ़ा, और हमने कौन सा पढ़ा, हमने एटोनिक सीजर पढ़ा। दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ आइडिया। अब हम लोग आते हैं फोकल सीजर पे। फोकल सीजर मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस प्रेजेंट हो सकती है या कॉन्शियसनेस एब्सेंट हो सकती है। तो फोकल सीजर्स क्या होते हैं, दे आर कॉज बाय लोकलाइज कॉर्टिकल एक्टिविटी, एक जगह पे लोकलाइज्ड होती है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल पार्शियल सीजर और एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। फोकल को ही पार्शियल बोलते हैं, मैंने ये पहले भी बताया है। अब जो सिंपल पार्शियल सीजर होते हैं इसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है और कोई डिस्फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये एपिलेप्टिक फॉर्म सिंड्रोम से एसोसिएटेड नहीं होता है। नॉर्मली जो सिंपल फोकल सीजर्स होते हैं उसमें फ्रंटल लोब की एबनॉर्मेलिटी होती है, फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है और स्ट्रक्चरल लीशन होता है, ठीक है। तो सिंपल पार्शियल सीजर में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी, पेशेंट को पता होगा उसके साथ क्या हो रहा है, और कोई स्ट्रक्चरल इश्यू होगा, जैसे कि ट्यूबरकुलोमा एक कॉज हो सकता है ना, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है। देखो सारे स्ट्रक्चरल कॉजेज, आप इमेजेस में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कोई ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, या स्ट्रोक के बाद कोई इश्यूमिया के बाद कोई हमको सीजर देखने को मिल रहा है। सो ऑल दीज आर कॉज ऑफ सिंपल पार्शियल सीजर। अब कैसा होगा सिंपल पार्शियल सीजर, भैया कोई ऑरा नहीं होता, मतलब सीजर के पहले कोई फेज नहीं देखने को मिलता। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, मोटर सिम्टम ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक। तो मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक तीनों टाइप के प्रेजेंटेशन मिल सकते हैं। मोटर में हमें क्लोनिक ज़्यादा देखने को मिलता है। मोटर में मैंने बताया ना, इट कुड बी टोनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक और इट कुड बी एटोनिक। सेंसरी सिम्टम्स का मतलब होता है लाइट फ्लैशिंग एंड पैरेस्थीसिया, और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स का मतलब होता है फ्लैशिंग ऑफ द फेस, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड पाइलो इरेक्शन, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्लोनिक मोर देन टोनिक, एबनॉर्मल फेशियल मूवमेंट्स होंगी। अब यहाँ पे 3 वर्ड समझना है, टोट्स पैल्सी, जैक्सोनियन मार्च और एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस वर्ड, हम पढ़ रहे हैं सिंपल पार्शियल सीजर, ठीक है। देखो टोट्स पैल्सी का मतलब क्या हुआ, पोस्ट इक्टल फेज में हमको ये देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, टोट्स पैल्सी में हमको सीजर के बाद पेशेंट ये बोलेगा सीजर खत्म हो चुके हैं, पर उसको पैरेस्थीसिया फील होगी, एक पर्टिकुलर पार्ट में उसको ऐसा लगेगा कि सेंसेशन लूज कर चुका है वो, तो लोकलाइज्ड पैरेसिस होती है, उसी को बोलते हैं टोट्स पैल्सी, पैरेसिस, ठीक है। जैक्सोनियन मार्च का मतलब क्या हुआ, जो मोटर एक्टिविटी है वो माइग्रेट हो रही है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये तुमने मोटर होमांक्यूलस पढ़ा है, तो अगर वो यहाँ से शुरू हो रही है तो इट इज माइग्रेटिंग, और इसी को बोलते हैं हम लोग जैक्सोनियन मार्च। आई हैव एन वीडियो ऑफ इट, है ना, आई शो यू दैट, यू कैन सी दिस। एक जगह से शुरू हो रहा है और वो धीरे धीरे पूरे उसमें फैल रहा है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज जैक्सोनियन मार्च, ठीक है। और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिविटी है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो रहेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। फिर एक चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, तो हमने सिंपल पार्शियल सीजर पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में मैंने बताया था कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है, और ये एपिलेप्सी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, सिंपल एसोसिएटेड नहीं था। वहाँ पे फ्रंटल लोब एसोसिएटेड था, यहाँ पे टेम्पोरल लोब एसोसिएटेड है, यूजुअली मीडियल टेम्पोरल लोब। अगर आपने टेम्पोरल लोब का वीडियो देखा तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मीडियल टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है यूजुअली। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, टेम्पोरल लोब में कोई भी पैथोलॉजी हो गई, टेम्पोरल स्क्लेरोसिस हो गई, या कोई डेवलपमेंटल एनोमली हो गई, या ट्रॉमा हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे 3A याद रखना है ना, A फॉर ऑरा, A फॉर एंट्रोग्रेड एमनीसिया और A फॉर ऑटोमेटिज्म। ऑरा का मतलब यूजुअली पेशेंट को समझ में आ जाएगा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है ना, ये पेशेंट को फील होगा, सब्जेक्टिव सिम्टम्स है। जैसे वो मोशनलेस स्टेयर्स देगा, वो एकदम से घूरेगा, और फिर उसको ऐसा लगेगा कि द बावल कंटेंट इज कमिंग आउट थ्रू द माउथ, वो यूजुअली एब्डोमिनल फुलनेस के ऑरा मिलेंगे। ऑरा के अलावा हमें ऑटोमेटिज्म देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लिप स्मैकिंग, है ना,
चुइंग मूवमेंट, एबनॉर्मल स्वॉलोइंग मूवमेंट, है ना, क्लॉथ पिकिंग मूवमेंट और एंट्रोग्रेड एमनीसिया देखने को मिलेगा। तो कैसा हिस्ट्री होगा? पेशेंट स्टॉप एंड स्टेयर ब्लैंकली, ऑफन ब्लिंकिंग रेपिटेटिवली, मेकिंग स्मैकिंग मूवमेंट्स ऑफ लिप्स with automatism, after some time gains consciousness but feels lethargy and sleepy। मतलब इसमें देखो ऑरा वाला फेज भी है और पोस्ट इक्टल फेज भी है जिसमें वो लेथार्जी फील करता है। अब देखो मैंने बताया है कि ये जो है यूजुअली किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ये टेम्पोरल लोब की कोई पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होता है। इसीलिए एमआरआई में तुमको हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, है ना। हिप्पोकैम्पस आपके मीडियल टेम्पोरल लोब के ही साइड पे प्रेजेंट होता है। और ईईजी में मेरे को टेम्पोरल स्पाइक्स देखने को मिलेगी। देखिए नॉर्मल ईईजी ऐसे दिखती है और यहाँ पे ये कैसी दिख रही है, कैसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं। ट्रीटमेंट के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देयर आर टेम्पोरल स्पाइक्स, देयर आर हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है उनका जो है कोई असर नहीं होगा। एंटी एपिलेप्टिक वुड नॉट शो एनी रिस्पॉन्स। जबकि अगर मैंने पिछले वाले की बात की आप लोगों से, पिछले वाला कौन सा था? सिंपल पार्शियल सीजर, है ना। तो सिंपल पार्शियल सीजर में हम एंटी एपिलेप्टिक नहीं दे रहे थे, सॉरी, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हम एंटी एपिलेप्टिक्स दे रहे हैं, सॉरी। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में एंटी एपिलेप्टिक्स आर शोइंग गुड रिस्पॉन्स, जबकि सिंपल पार्शियल सीजर में एंटी एपिलेप्टिक्स जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं शो करते हैं।